हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर का संस्कृत फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है उच्चारण स्थान। इसको पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल 2 से 3 एमसीक्यू आते हैं। 2 से 3 एमसीक्यू आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो उच्चारण स्थान होते हैं की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ये 6 याद करने हैं कि कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। उसके बाद आ जाएगा कि ये जो 6 है ना, इनसे आगे बनते हैं जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया और एक थी नासिका। अब इनके मिलने से बनता है जैसे कंठ तालु, कंठोष्ठ, कंठ दंतोष्ठ, जिह्वा मूल्य और उपबधे मानिए। अब हम देखते हैं कि इनके वर्ण कौन। पहले इनके सूत्र याद करेंगे। सभी जो सभी सूत्र हैं, इन सूत्रों को याद करेंगे। सूत्रों से ही एमसीक्यू आते हैं। जैसे कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनम कंठ, इच्व सनाम तालु, ऋतु सनाम मूर्धा, लितुल सनाम दंता, उपबधे मान्यनाम ओष्ठो। कंठ तालु में आ जाएगा ए देतो कंठ तालु, कंठोष्ठ में आ जाएगा ओ दोतो कंठोष्ठम, फिर दंतोष्ठ में आ जाएगा वकार रस्य दंतोष्ठम, नासिका में आ जाएगा यमेडना नाम नासिका और जिव्या मूल्य में आ जाएगा जिव्या मूल्य से जिव्या मूलम। अब जो इनके वर्ण है ना, वो याद वर्ण से भी एमसीक्यू आता है, लेकिन ये यदि हमारे सूत्र याद हो जाएंगे तो वर्ण अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे अकु है तो ए का आ जाएगा ए और आ। कु मतलब पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने बताया, जो मैंने स्पष्ट वर्ण बताए थे व्यंजन में, उसके अनुसार कु मतलब कै वर्ण, तो कै खे गे घे डे। उसके बाद है ए कु है का मतलब है आ जाएगा और विसर्जन नाम मतलब विसर्ग, उसको ये आ जाएंगे कंठ में। उसके बाद देखते हम ईचो सनाम तालु। ईचो सनाम तालु मतलब ई और ई बड़ा ई चू मतलब च वर्ण, छ जय झ ये और ये। फिर उसके बाद ये और उसके बाद सानाम मतलब ये वाला दुआ वाला से, तो ये से। उसके बाद आ जाएगा ऋतुर सानाम मूर्धा। जो ऋतुर सानाम मूर्धा में आ जाएगा ऋतुर सानाम तो री और बड़ी री। उसके बाद है टू मतलब टे वर्ग, टे डेड है रे, री टू रे का रे आ जाएगा और साना मतलब ये वाला से। फिर उसके बाद आ जाएगा लिरतुल सानाम दंता, तो लिरी इसका कोई बड़ा नहीं होता इसलिए ओनली फॉर लिरी। टू मतलब तय वर्ग, तय थे दे ने, लिर टू ले, फिर आ जाएगा ले और साना मतलब ये वाला से। उसके बाद आ जाएगा उपबधे मान्यनाम ओष्ठो। उपबधे मान्यनाम ओष्ठो में देखो, पहले देखेंगे ऊ का ऊ और बड़ा ऊ पू मतलब पै वर्ग, पै फै बै भै मैं। उसके बाद देखेंगे ए दे तो कंठ तालु, तो कंठ तालु में क्या आ जाएगा ए मतलब ए और बड़ा ए। उसके बाद ओ दो तो कंठोष्ठ में ओ मतलब ओ और औ आ जाएगा। फिर वकार रस्य दंतोष्ठम, तो दंतोष्ठम में क्या आ जाएगा? वे आ जाएगा। अब जैसे कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा कि जो वे वर्ण है वो किस जो उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है, तो वो आ जाएगा दंत ओष्ठ। उसके बाद आ जाएगा ये में डेण नाम नासिका, तो ये में डे ने, उसके बाद ये ऊपर बिंदी लग रही है तो अनुस्वार। उसके बाद आएगा जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम है ना, उसमें कै और खे के अंदर ये वाला निशान आता है, और जो हमारा उपबधे मान्याम है ना, उसमें पै और फै के अंतर्गत ये निशान आता है। तो ये उच्चारण स्थान कंप्लीट हुए। उसके बाद देखते हैं प्रियतन होता क्या है? प्रियतन या यतन, यानी कि कोई भी हम जो शब्द है उसको बोलने की हम इच्छा करते हैं, जो भी उसका प्रयास करते हैं ना, उससे ही यतन या प्रियतन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रियतन, एक होता है बाह्य प्रियतन। आभ्यंतर प्रियतन मतलब कोई भी शब्द को बोलने के लिए जो अंदर से जो प्रियतन किया जाता है, आंतरिक जो प्रियतन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम आभ्यंतर प्रियतन। और जो भी हम बाह्य प्रियतन करते हैं, कोई भी प्रियतन या यतन या भी कोई भी शब्द को बोलने के लिए जो बाह्य प्रियतन करते हैं, जो बाहर से जो यतन या प्रियतन करते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य प्रियतन। उसके बाद देखते हैं हम आभ्यंतर प्रियतन। तो आभ्यंतर प्रियतन जो होते हैं ना, ये होते हैं 5। यदि कोई संख्या पूछे कि आभ्यंतर प्रियतन होते हैं, तो आभ्यंतर प्रियतन होते हैं 5। आभ्यंतर प्रियतन कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रियतन होते हैं 5 और बाह्य प्रियतन होते हैं 11। यदि एमसीक्यू आता है कि आभ्यंतर प्रियतन होते हैं 5, बाह्य प्रियतन होते हैं 11। उसके बाद हम देखेंगे कि आभ्यंतर प्रियतन 5 कौन कौन से हैं। इसमें आ जाएगा, एक आ जाएगा स्पष्ट, 5 कौन? स्पष्ट हो गया, ईषद स्पष्ट हो गया, विवृत हो गया, ईषद विवृत हो गया और समृत हो गया। अब इनका मतलब क्या होता है? स्पष्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टच हो। स्पष्ट मतलब एक तरीके से टच, जैसे कि व्यंजन, जो पिछले लेक्चर में मैंने व्यंजन वर्ण में बताया था कि स्पष्ट वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं, तो वो 25 यहाँ पे आ जाएगा। कै च टे ते पै वर्ग। तो यदि ये नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में दिखा रखा है कि किस प्रकार से ये 25 वर्ण होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि जैसे जो स्पष्ट वर्ण जहाँ भी आएगा तो में 25 वर्ण होते हैं। इनमें ओनली फॉर 5 ही वर्ड याद करने कि कै च टे
तै पै। इससे आगे याद कर लेंगे, जैसे कै तो कैसे खे गै घै और डै, जैसे चै छ जै झै ये, टैसे टै ठै डै ढै नै, तैसे तै थै दै धै नै, पैसे पै फै बै भै मैं। उसके बाद है ईषद स्पष्ट। स्पष्ट मतलब कोई भी चीज़ टच होना, ईषद मतलब कम टच, यानी किसी चीज़ का कम टच होना, तो उसमें आ जाएगा यह वे रे और ले। ठीक है। उसके बाद ये हमने जो व्यंजन वर्ण थे उसमें अंतस्था नाम से बोला गया है। उसके बाद हमने देखा विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला, तो खुला वर्ण कौन सा होता है? स्वर। तो स्वर आ जाएंगे जो आ जाएगा विवृत में, जैसे ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सभी जो स्वर है ना वो विवृत में आ जाएगा। ईषद, ईषद मतलब कम और विवृत मतलब कम खुला हुआ। तो कम खुला हुआ को ही व्यंजन में ऊष्म वर्ण बोला गया है, और ऊष्म वर्ण वो होता है जिनको बोलने पर एक तरीके से ऊष्मा प्राप्त हो, जैसे कि शै 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 और है। उसके बाद देखते हैं संवृत। संवृत में दो ही वर्ण आते हैं, एक तो है और एक है। इसके बाद देखते हैं बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। तो इनको हम किस तरीके से याद करेंगे कि विवार श्वास अघोष, इन तीनों को एक में, संवार नाद और घोष इनको एक में, अल्प प्राण एक, महाप्राण एक, उद्दात अनुदात और स्वरित। यदि हम देखें तो ये 11 पूरे हो गए। जैसे विवार श्वास अघोष 3 3, ये 6 और अल्प प्राण 7, महाप्राण 8, उद्दात अनुदात और स्वरित 8 और 3 11। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। अब यदि विवार संवार और अघोष, इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले जैसे अभी मैंने दिखाया तुम्हें स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। तो स्पर्श वर्ण कितने थे? 25। इन स्पर्श वर्ण का देखो पहला और दूसरा, पहला दूसरा मतलब जो ये शुरुआत के दो है ना, पहला और दूसरा, ये दोनों लिखेंगे पहले तो, पहला और दूसरा। उसके बाद लिखेंगे हम तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक है। अब जो ये 3 वर्ण वाले हैं तो इसके पास वाला भी 3 वर्ण वाला ही होगा, 1 3 और 5, और जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब जो आगे के जितने भी जो उस 25 वर्ण थे, आगे के 2 लाइन, आगे की 2 लाइन, उसके बाद 3 4 5 पीछे की 3 लाइन, उसके बाद 1 3 5 मतलब उसकी पहली लाइन, तीसरी लाइन और पाँचवीं लाइन, और दूसरी चौथी बची हुई दूसरी और चौथी लाइन। तो यहाँ तक ये कंप्लीट याद हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या है? ऊष्म वर्ण और वो दोनों, ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण दोनों लिखना है, से और है, और यह वे रे और ले, इसमें दोनों आ जाएगा, जिसको हम खर वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ओनली फॉर यह ले रे, यह रे ले, इसमें आएगा से और ले, से और ले, इसमें आएगा ए ओ आई और है। और जो उद्दात अनुदात और स्वरित है ना, इनमें ओनली फॉर ए ई उ री और लिरी, ये तो आएगा, ये तो हो गया स्वर, ए ई उ री और लिरी और औ। तो ये बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ एमसीक्यू जो हमेशा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। एक एमसीक्यू आता है कि आकार में कितने वर्ण होते हैं? तो आकार में 18 वर्ण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कोई भी एमसीक्यू आएगा, आकार में कितने वर्ण होते हैं? 18। और लकार में कितने वर्ण होते हैं? लकार में होते हैं 12। तो एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि हर साल बार बार रिपीट हो रहा है कि जो आकार वर्ण होते हैं ना, आकार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 18। और लकार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? लकार के अंदर आते हैं 12। उसके बाद ये मैंने पीछे बता चुका पिछले लेक्चर में कि शब्दानुशासन किसका पर्याय है? शब्दानुशासन किसका पर्याय है? अष्टाध्यायी का। और व्याकरण शब्द में जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय क्या है? ल्युट है। व्याकरण में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ल्युट प्रत्यय। तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो जो संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आगे लेक्चर